ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों देव और राहुल मेडिकल के स्टूडेंट थे। एक दिन क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट, कल से 2 छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं इलाकाई त्यौहार के सिलसिले में। इन 2 छुट्टियों के बाद में आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर देव और राहुल को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख तक वाज़ेह नहीं हो रहे। वो दोनों किताब खोले, इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक देव बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आए तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रख कर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख के नाम याद कर सकते हैं। राहुल ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फोटो और जानकारी निकाल कर सामने रखे हुए हैं, कि इस बात से बात नहीं बन सकती है क्या? देव ने जवाब देते हुए कहा, भविष्य के डॉक्टर राहुल साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर ये बात सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक ही महदूद है। तुम मेरी बात पर गौर करो तो तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लाना भी लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे बहुत ज्यादा कम नंबर आए थे और हमारे टीचर हम पर सख्त नाराज हो रहे थे। देव की तकरीर सुनने के बाद राहुल भी इस बात पर सहमत हो गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो इनको वाकई बहुत आसानी होगी अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में। चंद मिनट बाद राहुल ने अपना मोबाइल पकड़ा और इसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर देव साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो बिकती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? देव बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसके गोरकन से राब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत जानने वाला भी है। मैं कल शाम को इससे मिलूंगा। बल्कि तुम ऐसा करना कि कल शाम को तुम भी आ जाना, तो हम इकट्ठे इसी के पास चलेंगे। दूसरे दिन शाम को राहुल और देव अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन देव का थोड़ा बहुत वाकिफ था। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के बगल में ही था। जब देव के दरवाजे पर बजाने पर इसने दरवाजा खोला तो देव को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना देव बाबू, आज कैसे आना हुआ? कहीं कोई फौत की? देव ने इसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं अर्जन साहब, हमारे यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई और सब कुछ ठीक ठाक है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था, तो क्या हम यहाँ बाहर ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाएं। आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी साधारण सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई पे बैठे, गोरकन इनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो सामने हुआ तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास इनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ी सी निम्को खाने के बाद देव अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले इसने राहुल का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब इसने गोरकन से कहा हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने हैरान होकर इनकी तरफ देखा। इसी वक्त देव ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माफी मांग ली, लेकिन जब देव ने इसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इनको वाकई तलीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी की जरूरत है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर सहमत हो गया। ठीक है साहब, मगर इसके लिए और ज्यादा पैसे देने होंगे। रात को 10 बजे आने का गोरखन ने कहा। जब वो वापस चले आए तो घर आकर राहुल ने देव को कहा, देव, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात को कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई आत्मा ही न चिमट जाए। तो देव ने हंसते हुए बोला, अबे गामड़, तो क्या मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चोर हूँ? तुम चिंता मत करो, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब देव ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाजत मांगी कि इनका एक दोस्त बाइक से गिरकर घायल हो गया है और वो इसे अस्पताल देखने जा रहा है। राहुल भी साथ हो गया। अब्बाजान ने इसको इजाजत दे दी, मगर इनकी आंखों में शक की परछाइयां साफ नजर आ रही। वो घर से निकला तो हल्के बादलों में बिजली चमक रही थी। राहुल को साथ लेकर जब वो शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हवा चुनने और बिजली चमकने से मजीद पुरस्रार हो गया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खोदने वाली कुदाल और एक टार्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए इनको कब्रों की तवील लाइन नजर आई। तब इन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिस्म में खौफ की लहर दौड़ने लगी।
राहुल ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान के पेड़ चमकती हुई बिजली से नजर आ जाते, वरना इनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र किसी रामलाल साहब की है। मैंने देखा है कि इसके वारिस की इसकी देखभाल को भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो इसके हाथ में पकड़ा हुआ था, इससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। देव बाबू गोरकन की हिदायत देते हुए कहा, आप ये टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर उधर रोशनी ना डालना। राहुल एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था कि डर के मारे इसके पसीने भी छूट रहे थे, मगर वो बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी, पत्थर की सील इसने जरा सी खिसका कर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। अब तो टार्च पकड़े देव का भी दिल नामालूम खौफ से घबरा रहा था। अब वो टार्च की रोशनी में कब्र के अंदर देखने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। इसने वक्त काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, अर्जुन साहब तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेगा हमारे बच्चों का? हमारे तो बाप दादा का भी यही काम है जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने अपना हाथ कब्र से निकाला तो इसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर राहुल देव भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी को इसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी इस कब्र के ऊपर डाली और अपना हाथ झाड़ते हुए कहने लगा, ये लो साहब अपने मतलब की चीज। देव अब इस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके इसने थैला जैसे ही पकड़ा तो इसको लगा कि जैसे इसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी इसके कांधों के ऊपर ही गिर गई है और इसमें गर्मी सी भर गई हो। गर्मी लगने का ये सिलसिला जल्दी खत्म हो गया, मगर इन दोनों के दिल अब भी घबरा रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर इसने इसको बाकी 500 रुपए पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल के एक साइड पर लटकाया। जब वो राहुल के घर के पास आए तो राहुल उतर गया। तब देव ने खोपड़ी राहुल को पकड़ा दी। पहले तो राहुल डरता रहा, मगर जब देव ने इससे कहा कि तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रख कर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक खराब है और इसको घर का कोई भी सदस्य देख सकता है। राहुल ये कारण सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर सहमत तो हो गया। घर के अंदर जाकर इसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दे रहा था। ये क्या हुआ भाई? वो चिल्लाया। जल्दी इसे मालूम हो गया कि इसके भतीजा सहन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का वजनी टुकड़ा आकर गिरा, जिसके कारण इसके सर पर चोट आई। फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी की। शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं, मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवाई दी गई थी इसमें सुकून की दवा शामिल होने के कारण जब वो सोने लगा तो राहुल शुक्र अदा करते हुए अपने कमरे में आ गया कि बच्चा तो बच गया है। कमरे में आकर इसको एक अजीब सा ख्याल आया कि देव और इसने मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी। कब्र से तो हो सकता है, मगर घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब है या इंतकाम है मुर्दे का? अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसके मोबाइल पर देव का फोन आने लगा। देव ने फोन पर सबसे पहले इसके भतीजे की तबीयत के बारे में पूछा। तभी राहुल ने इसको अपना ये ख्याल बताया। हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, जब ये इसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। देव ये बात सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी है, यहाँ आत्माएं वगैरह इंतकाम नहीं लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का तो जमाना है नहीं जहाँ तुम मुर्दे और आत्माओं से डरा रहे हो। जनाब राहुल साहब, होशिये के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज को, अगर वो किसी कारण मर गया तो देखकर खुद भी अस्पताल से भाग जाओगे। देव राहुल की बात पर दिल खोल कर हंसा। आखिर में इसने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रख और इसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मेरे मुर्दे को इंतकाम लेना या डराना है तो मुझको डराए। ओके बाबा, गुड बाय डॉक्टर राहुल, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आ जाऊंगा। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। राहुल भी फोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिना किसी कारण डर रहा हूँ। भला जो जमाना आजकल चल रहा है, इतने जदीद जमाने में आत्माओं और मुर्दों से क्या डरना। राहुल का फोन एक जोरदार आवाज से बज उठा।
वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा, फिर इसने अपना हाथ आगे करके ये देखे बिना ही सख्त खराब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है, इसने फोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी इसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि इसके कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला। इसके बड़े भाई की बुखलाई हुई आवाज ने राहुल को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में राहुल के बड़े भाई की आवाज जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? राहुल राहुल जल्दी आओ। गहरी नींद से जागे राहुल के दिमाग में ये बात आई कि कहीं इसके भतीजे की तबीयत मजीद तो खराब नहीं हो गई। भैया क्या यश ठीक है? इसने पूछा। हाँ हाँ यश ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, देव की तरफ जाना है। देव की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। राहुल ज्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको देव ने पता नहीं फोन नहीं किया था, मगर तुमने तो फोन भी ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी में जानकारी दी। देव अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम राहुल के ऊपर गिरा दिया। देव को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी आवाज से चिल्लाया। धीरज रखो मेरे भाई, देव रात को कमरे में सोया था कि अचानक इसके कमरे से जोरदार आवाज आई। तो इसके दोनों भाइयों ने इसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक होलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर देव के सर पर लगा हुआ है और बेचारा देव सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया। राहुल ने यह होलनाक बात सुनी तो इसका दिल भी डोलने लगा। बेहोश होते हुए इसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी इन दोनों ने निकाली थी, आखिरकार इसने अपना इंतकाम देव से भी ले लिया। अब इसकी बारी है। देव की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर अब वो इसको भी नहीं छोड़ेगा। जब राहुल को होश आया तो इसके प्यारे दोस्त का जनाजा तैयार था। इसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, मगर इसकी जिद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल भी नहीं था। इत्तेफाक देखें कि देव का जनाजा भी इस कब्रिस्तान में गया जहां से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर लेकर गए थे, और इसकी कब्र भी इसी कतार में थी जिसके शुरू में देव और राहुल के एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर ले गए थे। देव के अंतिम संस्कार पर राहुल को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से इसकी तबीयत खराब थी। देव की गमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम राहुल अच्छी तरह जानता था कि यह पंखा भी मुर्दे के बदले के कारण गिरा था, और गिरा भी ठीक इसी जगह यानी कि खोपड़ी पर था। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। देव की मौत के 3-4 दिन बाद राहुल की तबीयत में कुछ सुधार आया तो इसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक इसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी निकल रही है। इसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, परिवार से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर इसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो कब्रिस्तान के दक्षिणी कोने में काम कर रहा है। राहुल का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर देव की कब्र पर काफी देर बैठे। गोरकन जैसे ही इसको मिला, पहले तो इसने देव की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब राहुल ने इसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर इसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। इसने पूछा, ये तो आप मेडिकल के कामों में आपको चाहिए थी ना, तो फिर आपने अब इसको वापस क्यों रखना है? राहुल ने बहाना बनाते हुए कहा कि इसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये इसकी जरूरत नहीं है। ये झूठ बोलते समय इसको देव याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए इसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर गया था। साहब, गोरकन की आवाज से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो देव साहब के बार बार कहने और वक्फियत की वजह से मैंने निकाल कर दी थी, वरना ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है अर्जुन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये 500 रुपए रखो। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसको अंदर रख देना और इस मुर्दे के पास रख कर एक तस्वीर बनाकर मुझे मेरे नंबर पर भेज देना, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने थैला और 500 रुपए पकड़े और इनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने को चल पड़ा। इधर राहुल कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो इसे एक कब्र का कतबा नजर आया, जिसको देखकर इसके दिल की धड़कन बंद सी होने लगी। बिल्कुल नई कब्र पर लगे कतबे पर इसके दोस्त देव का नाम लिखा था। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।